देखिए मेरे साथ पर्दे के पीछे के राज। चिंता मत करिए, मजाक कर रहा हूं। वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ द बैक स्टेज पास। आपको लग रहा है कि मैं क्यों शुरू हो गया? क्या करें साहब, हम एक एंकर हैं और इवेंट वाले हमारे सर हमें बाय डिफॉल्ट ना चाहते हुए भी इस रोल में ले आते हैं। सो यस, आई एम ओपनिंग अप फॉर द अमेजिंग सेकंड एपिसोड ऑफ द बैक स्टेज पास विद निपुण। वो आपके पास आने वाले हैं, वो अपना रोल निभाने वाले। डोंट वरी, मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। बहुत जिम्मेदारी वाली कुर्सी है ये, जिसको वही निभा सकते हैं जो इस शो को होस्ट करेंगे। मैं केवल ओपन करने आया हूं। मैं हूं इस शो का गेस्ट, खुद ही अपना स्वागत करता हुआ। क्या मजबूरी है जीवन की, देखिए जरा। So I would like to welcome to the second episode of Backstage Pass, भोपाल की आवाज़ अनुज पाठक। वेलकम अनुज जी। थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो अनुज पाठक ए के आवारा आवाज़, व्हाट इज आवारा आवाज़? आवारा आवाज़ एक ऐसी टर्म है जिसको अगर आप आवारा सर्च करने ऐसे जाओगे तो लोग उसे निकम्मा, बेकार, घूमने वाला ऐसा कहेंगे। बट अगर एक आर्टिस्ट के निगाहों से उसको देखोगे आप, तो वो एक लिमिटलेस फ्री, एक ऐसा सोल है जो हमेशा कुछ नया खोजने के लिए, नई जगह पर पहुंचने के लिए स्ट्राइव करता रहता है। और वो फ्री है दिमाग से, उसको बहुत खोजने के लिए हमेशा एक जिद रहती है कि मैं कहाँ और ना पहुंच जाऊँ और कौन सी नई चीज़ मैं कर लूँ। तो एक न्यू चीज़ की सर्च में, हमेशा हर जगह पाए जाने की उम्मीद के साथ ये आवारा आवाज़ है। आई बिलीव इस आंसर से तुमने मुझे बहुत सारा कंटेंट दे दिया है आज के पॉडकास्ट के लिए। तो एक सवाल जो मैं तुमसे हमेशा पूछता हूँ वो ये है, अनुज आज कितने शो हैं? ये जो ये सवाल है ना, ये अक्सर मुझे हर जगह सुनने को मिलता है। कई बार मुझे ये तारीफ मैं इसको लेता हूँ, कई बार टॉन्ट के रूप में लेता हूँ, क्योंकि इसके अपने अपने मायने होते हैं। जैसे कि मैं आपसे भी कहूँगा ये कि भैया आपने कितने कर लिए आज, क्योंकि आप भी वैसे ही साथ मेरे जैसे उस जोन में, मैं होस्ट करता हूँ, आप मैनेज करते होते मल्टीपल, तो सेम टू यू। सो आज तो खैर हम इसी के लिए बैठे हैं, इसी के साथ हैं। हाँ, इसके बाद ज़रूर शो लाइंड अप है, व्हिच इज़ एब्सोल्युटली देयर। तो हाँ, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट कम टॉन्ट, नो प्रॉब्लम। एक थोड़ा सा बैकग्राउंड, कितने शो हो चुके हैं अगर तुमने कोई रिकॉर्ड रखा है ए, और कब से एंकरिंग कर रहे हो? काउंट तो भैया नहीं है मेरे पास, बट आई गो विथ मोर देन 3 to 4,000। मतलब इसके बीच में ये शोज़ हैं जो कि मैं कह सकता हूँ। आज मुझे अनऑफिशियली ऑफिशियली मिला करके अप्रॉक्सीमेटली 10 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। आज नहीं, मतलब आज हम जहाँ बैठे हैं इतने सालों से। शुरुआत मैंने करी थी कॉलेज के डेज से। शुरू करने का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था। इस फील्ड में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं कहूँगा मैं, बट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ज़रिया था मेरे लिए स्टेज, जिसके लिए मैं इस फील्ड में आया था। एंड देन इट बिकेम माई पैशन बेसिक। बहुत एक्सीडेंटल एंकर मैं खुद को कहूँगा, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो स्कूल से काफ़ी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, स्टेज पे बोलने वाले व्यक्ति होते हैं। मैं वो नहीं था। एक बंदा जो स्टैमरिंग करता है, जो बहुत इंट्रोवर्ट है, नाम लेने में भी घबरा रहा है, 4 लोगों में बात करने से घबरा रहा है, मन के अंदर कुछ और है, बोल कुछ और रहा है, दुनिया के सामने कुछ और खुद को पोर्ट्रे कर रहा है। वो ऐसे लोगों के बीच में रहने वाला इंसान निकलता है स्कूल से, कॉलेज में उसको अपनी एक अलग पर्सनैलिटी बनानी है, इसलिए वो स्टेज पर आता है। एंड दैट समहाउ बिकम्स माई पैशन एंड प्रोफेशन एज वेल। As long as I've been seeing you, I think even I've been seeing you since last 10 years, and जिस तरह से आपने ट्रांसफॉर्म किया है अपना स्टेज प्रेजेंस, ओके, आई वोंट होल्ड बैक माई सेल्फ फ्रॉम सेइंग दिस कि आज की डेट में हमारे शहर में आपसे अच्छा स्टेज एंकर नहीं। ग्लैड। और आई थिंक यू हैव वर्क रियली हार्ड टू रीच दैट पर्टिकुलर पोजिशन, और उसमें आई थिंक क्रेडिट जाता है कि जिस तरह की सिंसियरिटी, जिस तरह के डेडिकेशन के साथ तुम हर इवेंट के पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हो, उसको मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा इस पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचने के लिए। सिंसियरिटी के साथ आई रिमेंबर हम इस बारे में बात कर रहे थे, तो यू योरसेल्फ आस्क्ड मी कि भैया मुझे कुछ कंटेंट दे देना कि हमें क्या प्रिपेयर करना है इसके लिए, तो आप मुझे भेजो कि तुम्हें आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग। करेक्ट। सो सिंपल, हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन मेनली करने वाले हैं, सी वी बोथ आर इन अ फील्ड जो कि क्रिएटिवली बहुत डिमांडिंग है बहुत। पर करंट टेन्योर में, ये जब हमने ये शो प्लान किया तो हमारे एक रिसेंट इवेंट के बैक स्टेज पे हम लोग बैठे हुए थे, हमने यही डिस्कस किया था कि हम मैकेनिकली इतना काम कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं हमारी जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है एक इवेंट का, एक इवेंट की स्टेज एक्टिविटी का,
वो सफ़र कर रहा है। यस, तो हमारा मेजर टॉपिक यही है, जो आपने बोला आवारा आवास, कि किसी नई चीज़ की खोज के लिए आप आगे जाते हो, राइट, तो वो नई चीज़ आज के ज़माने में ला पाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से क्लाइंट आजकल हो गया है, तो Yes. क्लाइंट आपसे पहले वाली चीज़ मांगता है, क्लाइंट आपसे पहले वाली चीज़ नए तरीके से भी मांगता है, पर वो ओपन नहीं है बहुत ज़्यादा नयानेस के लिए। ट्रू, वेरी ट्रू, नो डाउट, आई एक्सेप्ट दिस। So, इस पे क्या थॉट्स हैं तुम्हारे अनुज? पहली चीज़ तो भैया, जैसे मैंने कहा आवारा आवाज़, वो इसलिए भी कहा क्योंकि मैं हर प्रकार के वर्सेटाइल इवेंट्स, बहुत बहुत मतलब इतनी वैरायटी आप नाम लो, मैंने वो करा है। और जो आपने नहीं भी सोचा होगा, मैंने वैसा इवेंट भी करा है। मतलब आई कॉल माई टैगलाइन एज कि किसी इंसान की ज़िंदगी में आने के पहले से लेकर इंसान की ज़िंदगी से जाने के बाद तक लाइफ में जितने प्रकार के इवेंट्स हैं, उसके लिए संपर्क करें अनुज पाठक से। क्योंकि एक बेबी शावर, जब वो बेबी नहीं आया लाइफ में और इंसान जब जा चुका है, तो उसके लिए शोक सभा तक, इस बीच में हर प्रकार के इवेंट करे मैंने। और चूंकि आपने जो बात कही क्रिएटिविटी की, ये कई जगह हमें मौके देती है और कई जगह हम चाहत रखते हुए भी नहीं कर पाते, हमें बांध दिया जाता है। उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। क्लाइंट चाह रहा है कि नहीं यार आप मत करो एक्सपेरिमेंट, मेरे को नहीं पता मेरी ऑडियंस कैसी है। सेकेंडली टाइम कॉन्स्टेंट को लेकर के। तीसरा कई कई कारणों से, मतलब एक तो इंसान खुद ओपन होता नहीं है, क्योंकि वो ये सोचता है कि यार पता नहीं मेरा ये एक्सपेरिमेंट इसको लेके जाएगा कि नहीं, अच्छा होगा कि नहीं, कुछ उल्टा पड़ गया तो क्या होगा। तो वो एक रिस्क लेने की आदत, क्योंकि आपको अगर कुछ नया करना है तो उसके साथ एक चीज़ आती है विच इज कॉल्ड अ स्मॉल बिट ऑफ रिस्क, जो कि लेना ज़रूरी है। आप लेते हो तो फ़ायदा होता है। हाँ, उसके साथ हम ये खोज के चलें कि अगर हम कुछ ऐसा क्रिएटिव थॉट लेके जा रहे हैं अगर आगे, और कुछ ख़राब होता है तो हम उसको कैसे बना के रखेंगे साथ में। मतलब एक प्लान बी होना चाहिए साथ में, फॉर दैट मैटर। लेकिन वो क्लाइंट, आई डोंट नो व्हाई, मतलब उतनी क्रिएटिव लिबर्टी देना हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि हम रखते भी हैं लेकिन क्लाइंट हमें अलाउ नहीं करता है। आप दो तरह के इवेंट करते हो, Yes. मान लो जैसे आपने मेंशन किया कि यू डू मल्टीपल टाइप ऑफ इवेंट्स, ऑल Yes. सॉर्ट ऑफ इवेंट्स, फ्रॉम द मोमेंट कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है टू द वेरी लास्ट मोमेंट। करेक्ट। मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, हमने एक इवेंट किया था, एक समाज के फंक्शन के लिए हमने स्वयंवर का इवेंट किया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल किया था। वो इंसिडेंट, वो इवेंट भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। यस। जिस फ्रीक्वेंसी से आप इवेंट कर रहे हो, हाँ, जब आपको दो इवेंट के बीच में स्विच करना होता है, Right. अपना माइंड फ्रेम, Right. अपना टोन, राइट, अपना ऑडियंस अप्रोच। एग्जाम्पल, आप एक बच्चे के बर्थडे के फंक्शन से आ रहे हो हाँ, और आपको एक लाइव कॉन्सर्ट होस्ट करना है, फिर वहाँ से निकल के आपको एक गवर्नमेंट इवेंट होस्ट करना है जिसमें आप पॉलिटिकल ऑडियंस के सामने Yes. परफॉर्म करने वाले हो। यस यस यस। सो हाउ डू यू स्विच योर माइंडसेट इन बिटवीन फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर? सो या मतलब एक तो ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना कि चैलेंज लोगों को लगता है कितना आसान है, ऊपर बोल ही तो रहा है वो। नहीं, लेकिन आपके भाषा में आपका कंट्रोल, आपके इमोशंस, एक वर्ड की गलती एंड यू आर गॉन। क्योंकि लोग बैठे हैं आपको सुनने के लिए, लोगों के अपने ईगोज हैं, और वो हो भी क्यों ना, उन्होंने कुछ अचीव कर रहा है, आप उसी को गलत बोल दोगे तो फिर क्या हो जाएगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली एक स्विच माइंडसेट का ऐसा रहता है कि मैं अपने आप के दिमाग में तैयारियां शुरू कर देता हूँ। अगर मैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मुझसे पूछा कि अनुज आज कितने शो, दिन में 5 शो तक मैंने करे हैं, 5 से 6 शोज तक करे हैं। सो एक शो पर मैं रात के 3 बजे पहुंच गया। मैराथन अगर मैं होस्ट करने जा रहा हूँ तो रात के 3 बजे मुझे बुला लिया गया है। मैं उससे पहले वाली रात में संगीत होस्ट करा है, जो कि एक सिंधी फैमिली का था। एंड सिंधी फैमिली आर यूजुअली थोड़ा सा आराम से करने वाले, कि वो बड़ा लेट शुरू करते हैं, उनका अपने थॉट्स होते हैं जिसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, विच इज़ वेरी फाइन विद देम, उनका बिजनेस होता है, वो लेट शुरू करते हैं, लेट एंड करते हैं चीज़ों को। तो मैंने वो ख़त्म करा, मैं घर पर सिर्फ और सिर्फ शायद एक आधे घंटे की नींद या एक झपकी लेने गया होऊंगा, एंड आई एम बैक ऑन द स्टेज। तो मेरे दिमाग में वो प्रोसेस चलती रहती है कि मुझे क्या करना है, मेरा पंच क्या होगा, मेरी टैगलाइंस क्या होंगी, मेरे कौन से ब्रांड्स, मेरी ऑडियंस से इंटरेक्शन कैसा होगा, विच विल मेक मी लुक ग्रेट ऑन स्टेज, या उनके साथ जुड़ा हुआ मुझे महसूस करवा देगा। सो इट्स द फ्रेमवर्क दैट गोज इन माई माइंड। जहाँ भी मुझे स्कोप दिख रहा है, अब मान के चलिए जिस शो में मुझे स्कोप दिख रहा है कि मुझे इसमें बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी है, फॉर एग्जाम्पल अ बर्थडे शो, जहाँ मुझे बच्चों के साथ मस्ती करनी है खाली, जहाँ मुझे बहुत शब्दों के चयन पर चीज़ें कैसी होंगी उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एक्टिविटीज़ एंड गेम्स। आप वहाँ बच्चों के से बच्चे बन गए तो काम ईजी है। तो आप उससे पहले के टाइम बैंड में उस आने वाले शो का जो बहुत भारी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो आपने कहा गवर्नमेंट शो, मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ थोड़ा दिमाग को लेकर के। सो थोड़ी सी प्री वर्क होता है जो करना ज़रूरी है। आप बहुत टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि मैं ना चाहते हुए भी मैं बैडली ऑक्यूपाइड हूँ
अगर मेरी चाहत नहीं भी है तो भी मेरा क्लाइंट या मेरा आपसे रिश्ता ऐसा है कि आप बोलोगे अनुज नहीं तेरे को ही करना है, वी कांट हेल्प इट, तो वहाँ मुझे आना पड़ेगा। आई कांट से नो टू इट। कई बार लोग कहते हैं कि आपको नो कहना आना चाहिए, ठीक है, या तो मैं बहुत रूड हो जाऊँ, विच विल, इस शहर में तो एटलीस्ट वो नहीं चल सकता। ये शहर आपसे प्यार की उम्मीद रखता है क्योंकि शहर ही वैसा ही है, और आप जब एक रिश्ता बना के लोगों से रखते हो तब आप ऐसी चीज़ों में नहीं हो पाते हो। सो दैट वेज यू गो। मतलब इन शॉर्ट आई कीप माई वर्क इन माई माइंड ऑलवेज, कि मैं आने वाले शो के लिए तैयारी दिमाग में करता रहूँगा, कुछ प्लान्स, कुछ माइंड, कुछ रिसर्च, छोटा मोटी चीज़ें, क्या चल रहा है ट्रेंड में, या जिस व्यक्ति के लिए मैं जा रहा हूँ गवर्नमेंट शो पर उसकी प्रोफाइलिंग, उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करना, और क्या क्या यूनिक पॉइंट उनके बारे में मुझे मिल सकते हैं जो कि उनको भी अच्छे लग जाएंगे एक्चुअली में, और वो एक्चुअली उसके साथ उस स्टेज पर उतना ही इन्वॉल्व हो जाएंगे हमारे साथ। हाँ, ये भी अगेन पॉइंट जो आपने मुझे कहा कि अनुज क्रिएटिविटी कितनी अलग हो पाती है, यहाँ पर हमें क्लाइंट ही कब मना करता है, अनुज इतना लंबा की जरूरत नहीं है यार, जस्ट स्पीक द पॉइंट, लेट हिम कम ऑन स्टेज, फ्लो खत्म करो, क्योंकि ये मिनट टू मिनट है, वहाँ मर जाते हैं। तो हम अपना होमवर्क करके जाते हैं। सो दिस इज हाउ आई वर्क। मैं अपने शोज़ को प्रायोरिटी लिस्ट रखता हूँ कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा होमवर्क की ज़रूरत है, कहाँ कम ज़रूरत है, और उसके अकॉर्डिंग मैं होमवर्क उस दिन के लिए तैयार करता हूँ। गुड, आई थिंक इट्स अ वेरी डिमांडिंग अप्रोच। हाँ। और मुझे लगता है कि बैक ऑफ द माइंड जो मेहनत लगती है उसके लिए पीस ऑफ माइंड या माइंड को एक काम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस। हाउ डू यू रिचार्ज योरसेल्फ? ब्रेक लेते हो, छुट्टी पे जाते हो, मूवी देखते हो, गेम खेलते हो, या दूसरों की एंकरिंग सुनते हो, क्या करते हो? तो दूसरों की मैं नहीं सुनता बहुत यूजुअली, कभी अपने आप फीड पर आ गई तो मैंने किसी चीज़ को देख लिया, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं ना चाहते हुए भी इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा। कोई चीज़ ऐसी होगी जो कि नहीं दिख रही है, मैं उसको क्या पता कहीं आउट ऑफ अननोइंग जब मुझे कुछ और नहीं सूझा तो मैं उसी को इम्प्लीमेंट कर दूंगा जो मैं नहीं चाहता। आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी यूनिक इन माई सेल्फ, भले ही मेरे तरीकों से होगा, कुछ और गेम से होगा, कुछ और लाइनों से होगा, बट आई वॉन्ट टू बी यूनिक। तो उस वे में मैं वो तो नहीं करता, बट हाँ, ये जो आपने कहा कि ब्रेक, ये शिकायत मुझे खुद से ही बहुत बड़ी है, लेकिन मैं उस पर फिर भी काम नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं ब्रेक पे जाऊँ कहीं, बिकॉज समहाउ पिछले कुछ सीजन्स ऐसे रहे हैं जब आप देखते हो कि नहीं यार, हम लोग 4 महीने का वेडिंग सीजन है, उसके बाद हम कहीं चले जाएंगे, प्लान करता ही हूँ, लेकिन आने वाला सीजन कुछ और लेकर आ जाता है, कॉन्सर्ट्स लेके आ जाते हैं, कॉलेज इवेंट्स लेके आ जाते हैं, या कॉर्पोरेट्स लेके आ जाते हैं, जहाँ मैं अल्टीमेटली लंबे ब्रेक के लिए कुछ उम्मीद नहीं रख पाता। मेरे लिए मेरा ब्रेक फॉर फ्रॉम पास्ट 2-3 ईयर्स इज़ गोइंग फॉर अ फूड ड्राइव। मैं निकल गया कहीं भी भोपाल के किसी भी कोने से दूसरे कोने पर, मुझे कहीं की अगर पानी पूरी खानी है तो मैं वो खाने पहुंच जाऊंगा, भले ही वो 10 रुपये की चीज़ है, लेकिन उसके लिए मैं 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लूँगा, बट मैं जाऊँगा वो करने। मैं दोस्तों से बात कर लूँगा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिल लूँगा जो मुझे जज नहीं कर रहा है, और मैं अपना ज़िंदगी का रोना उससे रो दूँगा। कितनी परेशानियाँ हो, आप वो हर व्यक्ति से नहीं कह सकते हो। ऑब्वियसली आप एक नॉन स्टॉप शोज़ में चले जा रहे हो, किए जा रहे हो शोज़, आप उसकी शिकायत नहीं कर सकते, आपने वो फील्ड चूज़ करी है, लेकिन स्टिल यू नीड अ ब्रेक। आप ब्रेक लोगे, मन में एक आर्टिस्ट की बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। आज मैंने ब्रेक लिया है तो मेरी ब्रेक में जगह लेने वाला कोई और भी है, ऑल्दो आप जैसा वो नहीं होगा, लेकिन आप ही हो। बट टिल द पॉइंट जब मुझे पता है कि मुझे इस एज तक तो अच्छा स्ट्राइव करना है खुद के लिए, वो मैं करूँगा, तो मैं शॉर्ट ब्रेक्स लेता हूँ। आई गो फॉर क्विक फूड ड्राइव, आई गो फॉर क्विक म्यूजिकल सेशंस विद माई ओन सेल्फ। मतलब मैं मेजरली शायद अलोन ड्राइव ही करता हूँ, शायद मैं मेरे एक फ्री होने का टाइम बहुत डिफरेंट है, जो कि आप भी मुझसे अग्री करोगे कि हम रात को 1:30 बजे 2 बजे, द पर्सन बिहाइंड द कैमरा वो भी मुझसे ये फील को अग्री करेगा कि हाँ भाई, हमारे लिए टाइमिंग यूजुअल नहीं होती, हम एक 9 to 6 जॉब नहीं कर रहे हैं कि हमें पता है कि हमारे शेड्यूल में इस दिन कुछ नहीं आएगा। आप एक दिन पहले भी आपके पास भी कुछ आ जाएगा, मेरे पास भी आ जाएगा, जिसको मैं ना नहीं कह पाऊंगा, जो कुछ बहुत अट्रैक्टिव होगा, कोई सा कॉन्सर्ट होगा जहाँ मैं मन भी कर रहा है तो भी बोलूंगा नहीं मैं आ रहा हूँ, मुझे करना है ये, बिकॉज वो मेरे पास चल के आया है। एग्जैक्टली। तो आप नहीं मना कर पाते हो। सो आई हैव अ स्कोप ऑफ क्विक स्मॉल ब्रेक्स, एनी फूड ड्राइव, या तो मूवी, या फैमिली को लेके जाना मूवी के लिए, या किसी दोस्त को पकड़ के चले जाना, या मीटिंग अ न्यू फ्रेंड जिससे बहुत दिनों से बात टली हुई है, मिलना है, यही स्कोप है। ट्रैवल पे जाने के लिए तो मैं आपको ये आपके सामने आज इस पॉडकास्ट पर रिवील कर रहा हूँ, मैंने आज तक कोई लीजर ट्रिप नहीं करी है जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, 12th पास होने के बाद, कि मैं जाऊँ बड़े मस्ती में घूमने, सिर्फ घूमने गया हूँ मैं, नहीं, मेरा काम ही मुझे ट्रैवल करवा रहा है। मैं उसी प्रेशर में जाता हूँ कि मुझे उसमें कोई स्कोप मिल जाए तो मैं भगवान के दर्शन कर लूँगा, वहाँ कोई स्कोप में मंदिर ऐसा है या कोई ऐसे स्पॉट है तो, अदरवाइज आई हैव अ फ्लाइट टू कैच, आई हैव अ ट्रेन टू कैच फॉर द नेक्स्ट शो नेक्स्ट मॉर्निंग इन माई सिटी, या कहीं और। कोई आउट ऑफ टाउन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो which is something which you cherish, that's something which you've done out of Bhopal? Yes, so I always cherish this. I was the official host for Bhuvan Bam, Okay. BB Ki Wines. Okay.
जब उसका एक नया पीक था यूट्यूब पर, उसने अपना इकलौता जो अभी तक का उनका इंडिया टूर हुआ है हाँ वो करने के लिए वो भोपाल आए थे, जिनके लिए मैं दैट इवेंट यस सयाजी में हुआ था। करेक्ट, तो मैं उस इवेंट के लिए उन्हें इंटरव्यू करने गया था। हाँ बट उनको ये इंटरव्यू उनके मैनेजर को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे अप्रोच करा कि भाई शाम को क्या कर रहा है, नथिंग मच, उन्होंने कहा हमारे लिए ओपन करेगा, मैं व्हाई नॉट। मैंने वो करा तैयारियों के साथ, उनको इतना अच्छा लगा दैट दे गिव मी एन ऑफर टू ट्रैवल विद देम फॉर शोज कमिंग फॉर द कमिंग सिटीज़। ओके तो मैंने एक ऐसे इंसान को उस वक्त पे जाना जो कि यूट्यूब के पीक पर रहा है हमेशा से, आज वो यूट्यूब से बढ़कर बन चुका है, Exactly. ही इज़ अ बिगर नेम बिगर स्टार। तो मैंने उनके साथ नागपुर, रायपुर और दिल्ली, इंदौर, ये सब शहर करे, जहाँ पर कि जो एक्सपीरियंस था ट्रैवल करने का, ऐसे स्टार के साथ बातें करने का, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह कन्वर्स करने का, वो अपने आप में बहुत लर्निंग था, बहुत एक्साइटिंग था। आप जान पा रहे थे कि एक बड़े स्टार के दिमाग में क्या चलता है, उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं, वो कैसे खुद को तैयार करता है। और ये बात भी आज से 7-8 साल पहले की हो गई है। 17-18 में उनका आना यहाँ हुआ था, और उस समय कॉन्सर्ट्स का दौर नहीं था, मतलब भोपाल में नहीं था, बाकी जगह होते थे, बट भोपाल में कुछ नया था मेरे लिए भी। और उस क्रिएटिविटी को उस स्टेज पर लाना और उस व्यक्ति के साथ कॉन्वर्स करके पेश करना, स्टेज पर चढ़ने से पहले की तैयारी बहुत एक्साइटिंग थी। अगेन इट वॉज मतलब विथ वर्क फॉर मी, बट मेरे को वही चीज़ एक्साइट करती थी और करती है आज भी, कि मैंने कुछ नया सोचा, वो एग्जीक्यूट कर दिया। सबसे बड़ी बात वो है, सोचते हैं बहुत सारा, लेकिन एग्जीक्यूशन हो पाना, उसका पॉसिबिलिटी कई बार नहीं हो पाती है। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आज भी मैं उसको चेरिश करता हूँ, आज भी मैं बहुत स्टार्स के लिए ओपन करता हूँ, बट ये होता है ना कि आपसे ज़्यादा लोग उस स्टार को सुनने के लिए बैठे हैं। हाँ मगर वो एक ऐसा स्टार था जिसने मुझे बड़ी क्रिएटिव लिबर्टी दी थी कि भाई तू सोच और मुझे बता, लेकिन पहले कि तू क्या क्या सोच रहा है। अपन इसमें से कुछ मना करेंगे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, कि कौन सा क्राउड को या ऑडियंस को बुरा लगने वाली चीज़ ना हो, कुछ ट्रिगर करने वाली चीज़ ना हो, बट तू क्रिएटिव फ्रीडम रख, मेरे साथ शेयर कर स्टेज, खड़े रहे मेरे साथ स्टेज पे, कर ये चीज़ें, मज़ा आएगा। क्या क्लाइंट आज भी तुमसे प्रोफाइल मांगता है कि अपना प्रोफाइल भेजो, हमें तुम्हें अपॉइंट करना है कि नहीं करना है? तो जो पहली बार अप्रोच कर रहा है, मैं उसको बहुत फेयरली मानूंगा कि वो तो मांगेगा, बट मेरा रिपीट जो क्लाइंट है, जो मुझसे एक बार मुझे देख चुका है, वो तो आंख बंद करके अनुज ये डेट नोट कर, आप जानते हो, जैसे कि आप मुझे बोलते हो अनुज ये डेट लिख ले, वी आर डूइंग दिस। जो मुझे देख चुका है वो कभी नहीं मांगेगा, बट हाँ वो ये कहेगा कि भाई सुन, मेरे बॉस यहाँ बैठा है यार, उसको मुझे कुछ दिखाना ज़रूरी है ताकि वो कन्विंस हो जाए। तो वो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, अनटिल अनलेस आई बिकम शाहरुख खान, कि भाई मैं पूरे वर्ल्ड में वायरल हूँ, मैं मुझे पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्या करता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, तो मुझसे कोई नहीं पूछेगा फॉर माई प्रोफाइल, बट स्टिल मैं देता हूँ और मुझे कोई बुराई नहीं लगती है। इट्स ऑलवेज फेयर टू शेयर योर प्रोफाइल, एंड व्हाई नॉट। What's next for Anuj Pathak? So do you actually sit down, plan and innovate, or do you have bigger plans for the future? यस आई डू हैव, मैनिफेस्टेशन बहुत करता हूँ इस चीज़ के लिए, और आई गेस वो वर्क भी करता है, क्योंकि मैं कई बार जिस शो को चाहता हूँ कि अच्छा, बाय गॉड्स ग्रेस, थैंक यू टू भगवान कि मतलब लोग मुझे कहते हैं कि भाई यू हैव अ गॉड गिफ्ट ऑफ सच एन अमेजिंग वॉइस। मैं भगवान को पूछता हूँ बहुत, अच्छा मैंने हमेशा ये कहा है, आज भी कहता हूँ कि भगवान ने मुझे मेहनत करने की ताकत दी है, मुझे मौके दिए हैं, मगर ये बनाई हुई चीज़ें जो आज मैं यहाँ कर पा रहा हूँ या लोग मुझे सुन रहे हैं, ये खुद बिल्ड करी हुई भी हैं। इसमें आप मेहनत करते हो, भगवान आपको रास्ता दिखाता है, आप मेहनत करते हो, और वो गिफ्ट नहीं कह सकते आप उसे मेहनत के साथ भगवान का एक सपोर्ट कह सकते हो, विच इज़ कमिंग अप। तो कई शो मुझे ऐसे होते हैं कि मैं मन ही मन में मांगता हूँ कि मुझे मिले, मुझे मिले। मैं आपसे बोलूँगा नहीं आकर के कभी भी, ये मेरा एक ईगो कह लो आप, या जो कहना चाहो कि भैया मुझे ये इवेंट करना है, ये कहूँगा तो शायद मेरी वैल्यू दुनिया को कम लगे, लेकिन मैं अपने आप में मैनिफेस्ट करता हूँ कि यार मुझे ये शो करना है, काश ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, एंड इट केम टू मी। ये रिसेंट भी हुआ, बहुत रिसेंट के शोज़ की भी मैं बात करूँ तो हुआ, और ऐसा अक्सर होता है कि वो घूम के आता है मेरे पास, तो आई डू इट इन दैट वे। तो जो करियर में आगे जो लंबे प्लान्स मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, उसमें से कुछ चीज़ें हैं ऐसी। आई वॉन्ट टू बी इन टू स्पोर्ट्स एंकरिंग, आई वॉन्ट टू बी ऑन दैट स्टेज, जहाँ की बड़े लेवल ऑफ स्पोर्ट्स आप मैचेस में देखेंगे, टीवी पे देखें। आज से कई सालों पहले मैंने वो चीज़, उसके हंट में गया भी था, पर फॉर अ रीजंस ऑब्वियसली लॉबी एंड वो एरियाज़ जहाँ जिस शहर में जाते हो, वहाँ के शहर के लोगों का अपना एक टीम होती है। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मे बी इट्स फाइन, उस समय के लिए मैं शायद उतना केपेबल नहीं बना था, लेकिन फिर भी फेयर नहीं हुई थी चीज़ें, जिसकी वजह से मैं नहीं हो पाया उस समय, क्रैक नहीं कर पाया। आज भी उसके लिए मैनिफेस्ट करता हूँ, तो आई होप
आज सोशल मीडिया है जो कि आपके काम को जगह जगह तक पहुंचाता है, तो वैसे भी पहुंचाएगा ना। आई एम ट्रैवलिंग फॉर शोज, कॉर्पोरेट्स के हर बड़े शो कर रहा हूँ। आज ब्रांड मुझे भोपाल से हर जगह ट्रैवल करवाते हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद, वहाँ के उनको एंकर नहीं चाहिए, हमें यही व्यक्ति चाहिए जो भोपाल से ट्रैवल करेगा। आज बाय गॉड्स ग्रेस आई थैंक माई क्लाइंट्स की वो कई शो ऐसे भी होते हैं जहाँ मेरे लिए डेट बदल दी गई है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने आप में लगता है। तो आई एम फीलिंग दैट कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ को अचीव कर रहा हूँ, तो ये मेरे बड़े प्लान्स में है। आई विश टू बी ऑन बिगर प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि मेरे बचपन से मेरा एक शौक रहा है। ऑल्दो मैं उसके लिए बहुत काम नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ शेड्यूल, बट मैं कहीं ना कहीं छोटे छोटे कदम लेते रहता हूँ कि स्कोप मिलते हैं तो वो करता रहता हूँ। अनुज, हम अभी बात करते हैं ऑडियंस की आगे। राइट। ऑडियंस रिएक्शन प्लस आप एक शो में एंटर कर रहे हो, ऑडियंस एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन के साथ आई है और ऑडियंस आपके अंदर एक जिज्ञासा है कि हाउ टू स्टार्ट टू कीप द मोमेंटम हाई। राइट। दूसरा, एक ऐसी ऑडियंस से आपको इंटरैक्ट करना है कि जहां ऑडियंस बहुत डल है और आपको टेम्पो हाई करना है। राइट। इन सिचुएशन को क्रिएटिवली कैसे हैंडल किया जा सकता है, करेक्ट। या आप कैसे करते हो? सो मैं पहले वो मूड मैपिंग करता हूँ कि वहाँ का मूड कैसा है ऑडियंस का। मैं जनता के बीच घूमता रहता हूँ साइलेंटली, आई ऑब्जर्व पीपल कि कैसा क्राउड है, थोड़ा सा देसी कल्चर है, या वो एक सेट डाउन काम ऑडियंस है कि वो एक्सेप्ट करेगी आपकी चीज़ों को या तुरंत रिएक्ट कर देगी आपकी कोई भी ऐसी बात को जो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये मैं पहले होमवर्क खुद क्राउड में घूम के 4-10 लोगों के बीच आसपास उनकी बातों को, उनके तरीकों को सुनते हुए कर लूँगा। जहाँ मुझे दिख रही है कि ऑडियंस हाइप पर ऑलरेडी है, तब मैं शुरुआती हाइप से करूँगा फॉर श्योर, टू बी विद देम, टू मैच विद देम। बेसिकली यू मैच द एनर्जी ऑफ द ऑडियंस। आप उसी तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ बैठी हुई ऑडियंस बहुत काम डाउन है और शुरू होते ही चीख दोगे ले जा करके, वो आपसे इरिटेट हो जाएगी पहली बार में। सो यू नीड टू बी इन दैट मूड। या तो जब आपको, हाँ, अगर आपको गोल ये दिया गया है कि आपको ऑडियंस को हाइप रखना है, तब आप और ऑडियंस डल है, तो मैं जाकर के शुरुआत में उनसे क्या हालचाल, थोड़े प्यार से बातें, उनके मूड को समझना, फिर धीरे धीरे उनके मूड को अपलिफ्ट करना और फिर उस जोन पे लाना कि अब हम तैयार हैं हमारे हाइप वाले जोन के लिए। इस तरीके से मैं काम करता हूँ। सबके अपने अपने तरीके होते होंगे, बट आई फाइंड क्रिएटिव वेज टू इन्वॉल्व विद द ऑडियंस। चाहे फिर वो क्राउड वर्क से हो, चाहे फिर वो उन्हें शाउट कराने से हो, या तालियां बजवाने के तरीकों से हो, या फिर एक क्रिएटिव वन लाइनर्स या ट्रेंड में क्या चल रहा है उसके साथ ऑडियंस को कनेक्ट करने की बात हो। बिकॉज इंस्टाग्राम और ये दुनिया जो चल रही है आजकल, इसमें हर व्यक्ति जुड़ा रहता है चीज़ों से कि क्या चल रहा है दुनिया में। अगर आप रेलेवेंट साउंड करोगे तो आप जनता से खुद को जोड़ लोगे। सो यू नीड टू बी लाइक दैट। आप ऑडियंस में कुछ भी नहीं कह सकते, वहाँ पर एक मूड के लोग नहीं होते हैं, डिफरेंट प्रकार के लोग होते हैं। आपको एक कमेंट निकल कर आएगा या नहीं भी आया तो या क्या पता, आप कुछ अगर इररिलेवेंट बात कर रहे होगे तो आपको उल्टा सुनने को मिल जाएगा सभी से, या तो फिर, जो कि बाय गॉड्स ग्रेस मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। मैं ऐसे बहुत अतरंगी एक्सपेरिमेंट्स में बिलीव नहीं करता कि मैं अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल एंकर मानता हूँ और मैं उस तरीके से ही काम करता हूँ। मुझे अगर कहीं ऐसे कॉन्सर्ट्स मिले हैं जहाँ मुझे जाना है, तो मैं फॉर श्योर जो आर्टिस्ट का मूड है वो कैसे सॉन्ग्स लेकर आने वाला है उस पर होमवर्क करूँगा। क्या वो ऑडियंस को जंप कराएगा, क्या वो ऑडियंस को डांस कराएगा, या वो काम डाउन सेट डाउन कॉन्सर्ट है, वो तक भी मैं एग्जामिन करके काम करूँगा। सो दिस इज़ हाउ आई प्लान माई थिंग्स। कोई एग्जाम्पल? एग्जाम्पल की बात करूं तो एक शो था बादशाह का, जो मैंने कुछ साल पहले करा है अभी। वहाँ की ऑडियंस फुल हाइप्ड अप कॉलेज क्राउड, सामने बैठे हैं एमडीज एंड ऑल दी ओनर्स, ऑल दी नीश क्राउड जो हमारे बीच में, उनकी फैमिलीज भी वहाँ पर हैं। और कहानी आगे, बादशाह के अपने कंटेंट, अपने गाने ऐसे होते हैं कि मैं कभी आधा रैप मैं करूँ, आधा रैप ऑडियंस से करवाऊँ, एक लाइन मैं गाऊँ, एक लाइन वो गाएं, हम साइड चूज़ कर लेते हैं। ये सब बेसिक हो गया। लेकिन फिर वहाँ बात आई कि भाई बादशाह इज़ गेटिंग लेट, कॉन्सर्ट थोड़ा समय लगेगा। अब ऑडियंस ऐसे टाइम पर बहुत पीक पे चली जाती है, वो आपको देखना ही नहीं चाहती। लेकिन उसमें मेरे कुछ अपने लोग हैं जो कि मुझे शहर में जानते हैं, अपने वाले थोड़े से कहानियां हैं जिनके साथ मैं जाकर के सेफली पहला सवाल करके उनसे उठ सकता हूँ। तो मैंने वही प्लान करा, मैंने कुछ बादशाह के साथ क्विज प्लान कर दिया। आई गेव देम अ ब्लफ, ऑल्दो ऑब्वियसली कि किस किस को बादशाह के साथ सेल्फी चाहिए या ऐसा जोन चाहिए, तो ऑडियंस विल गेट एक्साइट विद दैट। आप कोई ऐसा प्रॉमिस मत करो जो पॉसिबल नहीं है। मैंने वो प्रॉमिस कैसा किया, किस किस को मन है सेल्फी का, मैंने वो सवाल पूछा। मन सबका रहता है, मैं करवाऊँ ना करवाऊँ मुझ पर है। तो भाई अगर मन है तो फिर मेरे सवाल होंगे, सवाल से मैं आपको चेक करूँगा कि आप कितना उसके लिए अग्री हो।
फिर मैं ऑडियंस में घुसा, वहाँ ऑडियंस के साथ मैंने टाइम स्पेंड करना शुरू किया, उनकी मस्ती जाने, कौन सा रैप वो सुनना चाहते हैं, कितना उनको पता है बादशाह के बारे में, एंड दैट गिव मी अ टाइम एंड टाइम टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, टाइम फॉर दी स्टेज एज वेल। और इस तरीके से चीज़ें हाइप होती गई, क्योंकि बादशाह के गाने में अपने आप में ऐसे जोन होते थे कि हर व्यक्ति के जुबान पर वो होते हैं, राइट, लिरिक्स कैसे भी हों, उससे हमारे पेरेंट्स अग्री करें ना करें, बट वो ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी थे। वहाँ कॉलेज की ऑडियंस थी, वहाँ एल्डर्स थे, तो सबके साथ सबके बीच में जाकर के वैसे वाले सवाल हमने वो करे। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि ऑडियंस को टीच भी करूँ कि अगर आप यहाँ पर हो तो यहाँ आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ये करना है। अगर एल्डर्स भी तो उनको भी बड़े प्यार से, बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से अच्छे से समझाऊंगा कि सर आप मेरी तरह एक बार करके देखो, मज़ा आएगा आपको। तो वो करते हैं रिएक्ट, अच्छी ऑडियंस करती है रिएक्ट। दूसरा एग्जाम्पल, द रीसेंट शो आई डिड, रेखा भारद्वाज जी, आर्टिस्ट बहुत काम डाउन वाली हैं, वो बैठ कर गाएंगी, सुकून से गाएंगी, बट क्लाइंट वांटेड कि नहीं आप ऑडियंस को तो फुल हाइप अप रखना, कुछ भी हो। तो मैंने उन गानों से वैसा रिएक्शन शुरू करवाया, स्लो मैंने शुरू किया, हमारे आर्टिस्ट की तारीफ शुरू किया, उनकी जो कला है उनसे शुरू किया, ऑडियंस के बीच उनकी बात करी कि आप कैसे ऑडियंस हो, आप इतने अच्छे लोग हो, इतनी क्रेजी ऑडियंस हमारे साथ, उनकी तारीफ करी। समहाउ आपको ऑडियंस को कंफर्टेबल करना पड़ता है, वो यहाँ पर था। हमने जब शुरुआत करी तो एक आर्टिस्ट पहले आए थे, स्टोरी टेलर लक्ष्य महेश्वरी, विच इज़ अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, पर भोपाल की ऑडियंस शायद उतना एक्सेप्टेबल होती है कि नहीं, बिकॉज वो कहानियों के साथ अभी डेवलप हो रहा है उनका जोन। तो उनको उनके साथ जोड़ा कि भाई कहानियाँ सबकी अपनी अपनी होती हैं, हर व्यक्ति अपनी कहानी में अपना हीरो होता है, सबने अपने स्ट्रगल देखे हैं। इस बात से उनको मैंने अपने साथ जोड़ा, हाँ यार इसने हमारी वाली बात करी है। तो जब वो बात करी, उनसे कुछ एक्टिविटी करवाएं कि आपके पड़ोस में जो बैठा है व्यक्ति वो आपकी इस पूरी कहानी का एक मुख्य किरदार है, उसको थैंक यू बोलो, ये करो, तो ऑडियंस जुड़ती है आपके साथ जब आप एक्टिविटी कराते हो, तब फिर आपको सुनना पसंद करती है। मैंने वहाँ शुरू किया, उनको वहाँ हाइप करवाया। जब स्टोरी टेलर हो गए तब मैंने अपना नेक्स्ट मोड अपनाया। मैं जहाँ स्टेज पर था मैं चला गया नीचे, वहाँ नीचे गया तो हर ऑडियंस के पास जाकर उनके गानों की चॉइस, उनके फेवरेट्स, व्हाट डू दे आर लुकिंग अप टू, और फिर उसके साथ मैंने हाइप करवाया। जब उन्होंने कहा कि डांस करेंगे तो मैंने कहा कि फिर तो मेरी भी शर्त है कि अब मैं डांस तभी करवाऊंगा जब आप शोर मचाओगे, जब आप डांस वाली एनर्जी दिखाओगे तब आर्टिस्ट भी आपको एनर्जी देगा वाली, तो करोगे कि नहीं। तो फिर उनको मज़ा आया, वो चीज़ रिएक्शंस मिले एंड दे केम अप टुगेदर देन। तो ऐसे उस बैठी ऑडियंस को फिर मैंने हाइप करा, एनर्जी करा। बादशाह में लोग ऑलरेडी हाइप्ड अप थे, जहाँ मुझे उस हाइप को मेंटेन रखना था, यहाँ मुझे नीचे से ऊपर लेके जाना था। सो दिस इज़ हाउ आई डू इट माई सेल्फ, होमवर्क करके, मूड जान के, तैयारियां करके, उनके अनुसार। उस शो की अलग तैयारी होती है, हर शो की अपनी तैयारी होती है, वैसे करके। फैन से, हाँ, फैन फीडबैक कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को मन में लगता है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरी कमियां निकाले। बहुत कम मिलते हैं, मतलब रेयरली मिल पाते हैं, बट आई चेरिश देम। मतलब एनीवेज मुझे तारीफ़ें ही मिल रही हैं, मैं अच्छा मानता हूँ भगवान तारीफ़ें ही करवाए भगवान और सबके पास, लेकिन वो कुछ ऐसी ना हो कि जो फैंस हैं, जो शायद मेरी पर्सनैलिटी या मेरे किसी और काम के फ़ैन हैं और वो चाहते हैं कि नहीं बस ये हमें बात कर ले, तो वो उस रीज़न के लिए मुझे तारीफ़ ही तारीफ़ करते रहेंगे शायद, या वो मेरा कुछ नेगेटिव नहीं बताएंगे मुझे, क्योंकि वो मेरे लाइमलाइट में आना चाहते हैं। तो बहुत होते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज वो फीडबैक आपको ज़रूरी है, आप कहाँ अच्छा कर रहे हो, वरना आप क्या बढ़ते रहोगे, भागे जा रहे हो। जैसे मैं भागा जा रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है कि मैं शोज़ कर रहा हूँ, मैं वर्सटाइल शोज़ कर रहा हूँ, डिफरेंट शोज़ कर रहा हूँ, हर जगह की अपनी तारीफ़ें होती हैं। क्लाइंट मेन जो मैं आप कहता हूँ ना कि मैं ब्रेक क्यों नहीं ले रहा हूँ या क्यों नहीं मिल पा रहा है ब्रेक, वो यही होता है कि आपको तारीफ़ें इतनी अच्छी मिलती रहती हैं, फीडबैक्स मार्केट के आते रहते हैं कि आप खुश होते रहते हो, आपको वो एनर्जी वापस मिल जाती है जो आपने थकान में गंवाई होती है, लेकिन आप बस चलते जाते हो एंड यू डू इट। सो फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो आईना देखना ज़रूरी है, वो शायद आप खुद भी कई बार नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, वो सामने वाला ही बता पाएगा आपको। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, बट हाँ, देने का तरीका होना चाहिए। आप बहुत नेगेटिव जाकर आपको मेरी कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हो आप, कि आपको किसी और बात की चीज़ थी, आप वो कहीं और जाकर के नेगेटिव कमेंट्स में, उल्टी बातों में ज़बरदस्ती की बुराइयां निकालना जो कि नहीं भी हैं, वो नहीं चाहिए। ऐसा हुआ है? हाँ, होते हैं लोग। मेरी पर्सनल लाइफ पर अटैक करना शुरू कर देंगे। Okay. जो मैं ज़िंदगी मैं नहीं चाहता सामने आए, वो मेरी जोन है भाई। मैं Obviously. लोगों को अपने तरीके होते हैं। एक व्यक्ति होता है जो सोशल मीडिया पर सब कुछ डालता है, वो उसकी चॉइस है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ कभी नहीं चाहता। मैं जो पब्लिक लाइफ है, जो मैं जी रहा हूँ, आप मुझे उससे पसंद करो, उसके लिए बुराइयाँ करो,
मेरी पर्सनल लाइफ, पर्सनल चॉइसेस वो मेरी अपनी है। उसको आप मेरे पीठ पीछे जाके लोगों के बीच बात करोगे, पहले फर्क पड़ता था, अब वो भी छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि मैं कितना सोचूं किसी के लिए। एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो दिस इज हाउ पीपल कम अप, कि बुराई मेरी काम की नहीं कर रहे हैं, वो मेरे तौर तरीकों की, मेरी किसी और चीज़ की कर रहे हैं, जो कि कोई मायने नहीं रखती हैं इस दुनिया में। पर ठीक है, आपको उनको उनको मुझे डिफेम करना है तो करना है, करने दो। फिर आई बिलीव कि हाँ ठीक है, अच्छा है, मैं ग्रो कर रहा हूँ, शायद यही एक पैमाना है ग्रोथ को चेक करने का। इफ यू गेट अ चांस कि आप समय में वापस जाओ हाँ। और यंगर अनुज पाठक एंकर को एड्रेस करो कि कोई चेंजेस या अभी कोई ऐसी चीज़ जो कि आप और डिफरेंट या बेटर कर सकते हो, क्या चीज़ करोगे या क्या एडवाइस करोगे उसको? टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड आई वुड से। मैंने एक टाइम पर खुद को इतने शोज़ के लिए ग्राइंड करा है कि यार हाँ हाँ ये भी कर लूँगा भैया, ये भी कर लूँगा, हाँ भैया मैं आ रहा हूँ, बीच में 1 घंटे का स्कोप है, वहाँ पहुँच जाऊँगा भैया। तो वो मुझे सही तरीके से होना था। बाकी मैं शिकायतें नहीं करूँगा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बदलना है, क्योंकि मेरे लाइफ का सिनेरियो ऐसे बढ़ा जहाँ मेरे पास चीज़ें, जिम्मेदारियाँ ऑलरेडी बहुत सारी थी, मैंने प्लान नहीं करा अपनी ज़िंदगी को, वो होती गई। तो मैं शायद चाहता कि मुझे एक और पहले से स्कोप मिल जाता, जहाँ मैं सही तरीके से उसको फ्रेम करके अपनी लाइफ को शुरू कर पाता। आज मैंने ग्रेजुएशन, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने उस लाइफ को 4 साल जिया है, पूरा किया है आउट ऑफ इनसिक्योरिटीज़। मुझे दुनिया शायद ये कह पाती, या मुझे लोग ये कॉन्फिडेंस दे पाते कि समाज की मत सुन, तो शायद मैं आज और जगह कहीं कहीं और होता। मत सोच क्या चल रहा है दुनिया में, दुनिया क्या बोलेगी उसके बारे में मत सोच। मैंने टाइम तक बहुत सोचा है इस बारे में, और उस बाउंड्रीज बंद करके मैंने खुद को लिमिट रखा, तो मैं वैसे बढ़ा था आगे। मैं चाहूँगा कि मैं उसको चेंज कर पाऊँ जाकर के पीछे, ताकि शायद आज मैं जाऊँ, मुझे आज भी कोई गम नहीं है किसी बात का, या मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ की। मगर आप जो कह रहे हो कि अगर एक बदलाव करना होता तो वो ये होता फॉर माई लाइफ। आज भी मैं कॉन्स्टेंट ग्रोथ कर रहा हूँ और बढ़ता जा रहा हूँ, जो कि मैं चाहूँगा कि बढ़ती रहे ऐसे ही। मुझे भी शौक नहीं है कि मुझे रातों रात फेम मिल जाए। मैं बोलता हूँ ये कि हाँ मुझे फेम धीरे धीरे मिले, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ का एक सुकून मिस नहीं करना है, वो पर्सनल लाइफ का सुकून मिस नहीं करना है। आई ऑलवेज वॉन्ट टू लिव दैट। जो मैं आज देखता हूँ कि अगर एक बड़ा व्यक्ति कहीं बैठा है तो उसकी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, वो हमेशा लोगों के बीच है, हमेशा उस पर लोगों की निगाहें हैं, हमेशा लोगों की एक्सपेक्टेशन है, प्रेशर है। आई डोंट नो इफ़ आई एम रेडी फॉर इट और नॉट। शायद मैं जब उसमें उस जूते में कदम रखूँगा तब समझ पाऊँगा। बट फिलहाल मैं जिस ग्रोथ के साथ बढ़ रहा हूँ, आई एम हैप्पीली ग्रोइंग। बट हाँ, मैं साथ साथ मैनिफेस्ट, जो मैंने आपसे पहले कहा कि मैं वो मैनिफेस्ट भी कर रहा हूँ, दैट आई वांट टू ग्रो एंड रीच टू अ पॉइंट जहाँ मैं ये भी चीज़ें करना चाहता हूँ। तो भगवान करेगा, अच्छा ही करेगा। अनुज, हम ऑडियंस की अगर बात करें, ऑडियंस आपको देख के खुश होती है। करेक्ट। वो इंटरेक्शन या वो रिएक्शन एक बार नहीं कई बार हमने नोटिस किया है इवेंट्स पे। यस। ऑडियंस आपको देखती है और एक्साइटेड होती है। ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को लेके मैं आपके इनपुट जानना चाहता हूँ कि ऑडियंस पुरानी चीज़ें एक्सपेक्ट करती है ज़्यादा कि नई चीज़ें एक्सेप्ट करती है, और अगर आप नया कुछ करते हो तो उसकी एक्सेप्टिंग कितनी है? इन पे कुछ थॉट्स मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये एक थॉट ऑफ, मैं कहूँ तो एक आर्टिस्ट के व्यू से अगर मैं कहूँ तो एक शिकायत भी मुझे भी है कि ऑडियंस नया तो चाहती है मगर उसको एक्सेप्ट नहीं करती। कई बार एक्सेप्ट करती भी है। इट्स अ बेसिकली टू वे प्रोसेस, टू बी ऑनेस्ट। शुरुआत करूँ मैं तो एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल से। कोई भी ऑडियंस जब एज एन कॉन्सर्ट हम अटेंड कर रहे हैं तो वो एक आर्टिस्ट के उन्हीं 4 गानों पर अटक जाती है जो कि फेमस है, उसी के लिए चेयर अप करेगी, उसी के लिए बेचैन रहेगी पूरे शो में। उस आर्टिस्ट के बाकी यूनिक, जहां उसका भी दिल लगा हुआ है आर्टिस्ट का कि यार प्लीज मेरी ऑडियंस इस पर रिएक्ट करे, आप जस्ट बिकॉज कि आपको आखिरी का वो एक गाना सुनना है, आप इन सब को इग्नोर कर देते हो कि नहीं यार वो चेयर ही उसी गाने के लिए कर देते हैं बार बार, इस गाने पे उतर रिएक्शन नहीं देते हैं। जिससे कि आप चाहोगे कि नया लाएं तो कैसे लाएं, आप तो स्कोप दो हमें कि हाँ आप एक्सेप्ट तो करो चीज़ों को, आप बैठ के सुकून से टाइम तो दो हमें कि आप सुकून से एक्सेप्ट करोगे चीज़ों को। वो नहीं करती। तो ये एक ऑडियंस के लिए भी एक मैसेज है फॉर श्योर कि आप थोड़ा सा एक प्रेजेंस, एक स्पेस दीजिए आर्टिस्ट को कि वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाए, उसको एक्सेप्ट करो आप। विद द सेम टाइम इट कम्स विद द आर्टिस्ट एज वेल कि आर्टिस्ट कुछ ऐसा ना करे जो कि ऑडियंस के इस मूड को स्पॉइल कर दे। आपको अपनी चीज़ों को ऐसा लाना होगा, उसे इंटरेक्टिव बनाना होगा ऑडियंस के साथ, ताकि वो उस नई चीज़ को एक्सेप्ट करे। इसके एग्जाम्पल्स कई सारे हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हिंदुस्तान म्यूजिक फेस्टिवल जिफलिफ, जिसमें कि आर्टिस्ट लैंग्वेज बैरियर से परे आते हैं। एक साउथ का आर्टिस्ट भोपाल में आकर के ऐसे गानों पे लोगों को डांस करवाता है जिसका मीनिंग शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस गाने की वाइब इतनी अच्छी है, इंटरेक्शन उनका ऑडियंस के साथ इतना अच्छा था कि ऑडियंस रिएक्ट करती है। उस फेस्टिवल में आने वाले आर्टिस्ट ऐसे भी थे जो लकी अली से पहले फंसे, और शायद बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ लकी अली इनको ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि वो एनर्जी या वो शायद गाना उतना अमेजिंग नहीं होगा। लेकिन उन्हीं के आने से पहले एक आर्टिस्ट ऐसा भी था जिसने लोगों को डांस करवाया है, जुमाया है, पागल करा है। सो दैट बिकेम एन एग्जाम्पल अपने आप में। मैं ऐसे रूप में बहुत अच्छे अच्छे बैंड्स को बहुत अच्छा मानता हूँ। मैं एग्जैक्ट नाम मिस कर रहा हूँ, बट एक नाम जो मुझे याद आ रहा है दैट इज फिडल क्राफ्ट। वो व्यक्ति इतनी अच्छे से बातें करता है, यूनिक यूनिक एक्टिविटी लेकर आता है, अपने गानों में लोगों को इन्वॉल्व करता है कि जनता बाउंड हो जाती है कि हाँ हमें भी करना है, तो है बहुत इजी काम देता है वो करने को। जैसे कि ऑडियंस उनके गानों को गाने लगती है, डांस करने लगती है, एंजॉय करती है वाइब को, तो वो एक रिकॉल वाली बन जाती है आपकी। माना आपके गाने आपने लिखे बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अगर स्टेज प्रेजेंस पर ला करके उसको डेड हो जाते हो तो वो ऑडियंस को डिस्कनेक्ट कर देगा। तो इट्स अ टू वे प्रोसेस, ऑडियंस को भी स्पेस देना होगा और आर्टिस्ट को भी इस चीज को मोर इंटरेक्टिव, मोर इजी बनाना होगा टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद द आर्टिस्ट। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव इस पर है। हम फ्रॉम द इवेंट इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव वी वांट टू गिव आवर ऑडियंस एक्सपीरियंस, राइट, दैट एक्सपीरियंस हैज टू बी ऑन स्टेज। करेक्ट। Your preparation behind the stage और before the event that matters a lot। और दूसरा अगर हम परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की बात करें, हाँ। तो नाम और उन्होंने जो कंटेंट क्रिएट किया हुआ है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। बट what matter the most is what you deliver on the stage on that day। Even when it comes to an anchor, I believe I am well aware that you do a lot of hard work Right. when it comes to a big event। ट्रू। पर आपको इम्प्रॉम्प्टू एक्शन के लिए, इम्प्रॉम्प्टू चेंजेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ता है। बिल्कुल। Either it's you, either it's a performing artist, even if it is an artist of level of Lucky Ali, राइट। उसको भी ऑडियंस के रिएक्शन के बेसिस पे अपने परफॉर्मेंस में शिफ्टिंग और चेंजेस करनी होती है। ट्रू। तो आई हैव सीन यू डूइंग दिस एवरी नाउ एंड देन, राइट। कि आपने इम्प्रॉम्प्टू ऑडियंस को देख के रिएक्ट किया है। हाँ। और इसी चीज़ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके पास यंगर एंकर्स आते होंगे, लोग जो आपसे इंस्पायर हुए हैं, जो आपको फॉलो करते हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं, राइट। उनके लिए आप क्या सजेशन देते हो? मेरी सबसे पहले बेसिक लाइन ये होती है कि आप अगर मेरा फेम देख करके या मेरा ऑरा देख करके कि अगर हमने एंकरिंग कर ली तो हमें लकी अली के साथ, बादशाह के साथ या फॉर दैट मैटर एनी स्टार के साथ स्टेज शेयर करने को मिल जाएगा, तो मत करो, बिल्कुल मत आओ इस फील्ड में। अगर आप किसी चीज़ के बाय प्रोडक्ट को देख के आ रहे हो तो आपके अंदर माना टैलेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लेकिन आप बनना चाहते हो तो भी इट्स गुड। मतलब मैं अगर अपना एग्जांपल ही खुद रख दूं सामने, टैलेंट नहीं था मुझ में, आई वाज जीरो इन दैट टाइम, इनफैक्ट नेगेटिव में था मैं तो, क्योंकि मेरे लिए तो स्टेज एक भूत था। अब उस भूत की जगह पर आना, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना वाज अ रीजन कि नहीं भाई साहब मेरी कमी थी, मुझे उस कमी को दूर करना था। तो फाइंड अ मोटिव फॉर योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। जस्ट बिकॉज पैसा या फेम आपके पास दिख रहा है आपको, आप उसके लिए आना चाहते हो, तो आप लंबे रन में नहीं रुक पाओगे। सो प्लान योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप खुद को कहाँ देख रहे हो इस फील्ड से, इस फील्ड के नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर क्या करेंगे, उसको लेकर के आप आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप बस अंधी में चल दी हुई, अब वो ज़माना गया भैया कि मैं स्ट्रगल करने जा रहा हूँ, मैं स्ट्रगल करूँगा, मैं अचीव करूँगा। प्लीज़, वो दौर गया। यू नीड टू वर्क स्मार्ट। आपको अपनी स्मार्ट सोच से काम करना पड़ेगा, वरना आप कहीं रुक नहीं पाओगे। आपकी जगह लेने के लिए, आपसे आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन कट थ्रोट हर जगह है। वो यहाँ भी ले लेगा कोई आपसे जगह, फिर आप कोसते रह जाओगे, अरे मुझे मौका नहीं दिया, इनने मुझे शो नहीं दिया, उनने मुझे ये नहीं करा, मैं तो आ गया था। अपने अंदर झांको, उसके बाद देखो, प्लान योर लाइफ, प्लान योर स्टेज कि आप क्या करने वाले हो, क्या कंटेंट होगा। होमवर्क पहले खुद कर लो अच्छा खासा स्टेज पे आने से पहले, ताकि फिर आप जब चढ़ो तब आप कमी फील ना करो, आपको डर महसूस ना हो। ये मैं आज एडवाइस कर रहा हूँ, मेरे पास उस वक्त पे कोई एडवाइस करने वाला नहीं था। आई वॉज सिंपली स्टार्टिंग इट ऑफ कि मुझे शो पे खड़ा कर दिया, क्या मुझे करना है, तो मैंने किसी और की लाइंस देखी, उस समय मैंने किया, हाँ मैंने कंटेंट देखा किसी और का, वहाँ से सीखा। आज जब मैं जहाँ पहुँच चुका हूँ, जब मुझे दिख रहा है कि भाई मुझे किसी और को देखना ही नहीं है, मुझे अपना काम अपने तरीकों से करना है,
वो ऑब्वियसली कई बार एक्सट्रीम होते हैं, एक दो बार रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे तो मैं उसको बदल दूंगा, लेकिन आप करो, पहले अपनी तैयारी करके उतरो। ऐसा नहीं कि कल से मुझे शो मिल जाए, कल से मुझे यार अनु मुझे पैसे की जरूरत है, कोई शो दिलवा दे, ऐसे नहीं हो सकता। तो वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। आपको लगता है कि आप रेडी हो विद 5 थिंग्स, कॉन्फिडेंस, नॉलेज एंड देन फ्लो ऑफ योर एंकरिंग, गेट इनटू इट देन। और प्लस आप खुद को लॉन्गिटिविटी टर्म्स में देखते हो इस फील्ड में, तो ये नहीं कि यार अनुज मेरी लाइफ में 2 साल अभी हैं यार, मेरी पढ़ाई चल रही है, मुझे पार्ट टाइम अर्निंग करनी है, तो मुझे एंकर बना दो। बताओ सर, आप अपने को आपको भी स्पॉइल करोगे, आप किसी के लाइफ के इंपॉर्टेंट स्टेजेस को स्पॉइल कर दोगे। कोई बड़ा स्टेज पे आप गए हो, आपको मतलब नहीं है, आप तो बस चिल करने जा रहे हो, आपको पैसा दिख रहा है, मगर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी व्यक्ति ने आपके कंधे पर दी है, आप उसको खराब कर दोगे। सो कम विद द माइंडसेट, अगर आपको एक्चुअली इस फील्ड में सर्वाइव करना है तो डोंट टेक इट एज अ पार्ट टाइम कल्चर। हाँ, पार्ट टाइम करना है तो चूज योर नीश, कि आप इजी चिल इवेंट्स में जाओगे, आप वेडिंग्स में जाओगे, आप बर्थडे पार्टीज में जाओगे, उतने में खुद को सीमित रखोगे, वहाँ अर्निंग होती है, आप वो कर लो। मैं मना किसी को नहीं कर रहा इस फील्ड में आने से, बहुत काम है, बहुत लोग चाहिए हैं इस फील्ड में, आ जाओ, बट चूज योर नीश देन। अगर आपको इसे फुल टाइम चूज करना है और आप रेडी हो फॉर अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप फिर अच्छे से उतरो इसमें, फिर सोच के उतरो इसमें। किसी शो को मना किया है क्रिएटिविटी लिमिटेशंस की वजह से? हाँ, करा मैंने। मतलब मैंने उस क्लाइंट का शो पहले कर चुका था और मुझे दिख रहा था कि वो खुद डिसऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, वो मेरी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग मेस्ड अप इन देमसेल्व्स। आप मुझे 8 घंटे चाहते हो मैं करूँ, आप मुझे पैसा भी दे रहे हो, बट जितना अनऑर्गेनाइज्ड आप खुद हो, आप संभाल नहीं पा रहे हो कुछ चीज़ों को। 2 बार आपने वो गलती सेम करी है, आप दोबारा वही करोगे मुझे पता है, मैं मना कर देता हूँ। आप रेडी नहीं हो कि आपको चेंज एक्सेप्ट करो अपने इवेंट में, बस जस्ट बिकॉज आपको पैसा दिख रहा है कि आपको जो पैसा मिल रहा है वो आपको मिल जाए, मैं मना कर देता हूँ, सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ और बहाने मार दूंगा, मैं बिजी हूँ, मैं बोल दूंगा। सबसे पहला शो कब किया था? कॉलेज का 2nd ईयर है आई गेस। वाज इट अ पेड शो? नहीं, दैट वाज कॉलेज फेस्ट। ओके। हाँ, मैंने उसके बाद भी पेड शो भी अनपेड करे हैं। अच्छा। हाँ, मेरे गुरु मुझे लेकर गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आई वॉज जस्ट बीइंग एन असिस्टेंट टू देम। वो कहीं ऑक्यूपाइड थे तो उन्हें मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर वो चले गए। मैंने उस शो को टेकअप करा, अच्छा करा, ठीक है। कई बार ऑडियंस शुरुआत रिएक्ट नहीं करती है तो मैं बदला उस चीज़ को, तो मैंने करी वो चीज़ें स्टार्टिंग में। व्हिच ईयर इट वाज? वो होगा 2013-14। यस, मैंने ऐसी चीज़ें भी करी हैं। ऐसा कोई अपकमिंग इवेंट जो बहुत एक्साइट कर रहा है? ऑनेस्टली हर नेक्स्ट डे आने वाला शो, मतलब मैं उसको मानता हूँ, जो कि कन्वेंशनल वेडिंग से अलग है, कन्वेंशनल बर्थडे पार्टी से अलग है, वो मेरे लिए मुझे एक्साइट करता है। मे इट बी अ बिग आर्टिस्ट, मे इट बी अ बिग कॉर्पोरेट शो, या फॉर दैट मैटर मैं एक अभी कॉर्पोरेट इवेंट करूँगा जो किड्स के लिए होगा, बट इट्स अ शो, तो वो मुझे बहुत एक्साइट कर रहा है। तो मैं किसी एक को नाम नहीं दे सकता। आई एम होस्टिंग अ बिग आर्टिस्ट कमिंग अप नेक्स्ट मंथ, जो कि उसका एरा नहीं है, उसका नाम हमेशा था, है और रहेगा, ऐसा आर्टिस्ट आ रहा है। आई वोंट रिवील इट बिकॉज ऑब्वियसली फॉर आर सर्टेन रीजंस, तो वो मेरे लिए एक्साइटिंग है। मैं अपनी इंडस्ट्री के लोगों के बीच कोई भी यूनिक प्रोजेक्ट आता है तो मैं करता हूँ। मैंने एक शो में पूरा रिवील नहीं कर सकता बिकॉज वो कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाँ। मैंने एक फैशन शो करा जो फैशन शो नहीं था। अच्छा। वो एक यूनिक चीज़ का फैशन शो था जहाँ मैं बहुत वायरल हो गया था, तो वो भी एक था एक्सपीरियंस। नेगेटिव फीडबैक्स नॉट फॉर माई वर्क, बट जो शो मैंने होस्ट किया उसके लिए मुझे मिले थे, मैंने क्यों वो शो होस्ट किया, पर ठीक है, मज़ा आया था मुझे वो करने में तो मैंने उसको भी डॉक्यूमेंट करा हुआ है। कभी ऐसा कुछ मौका आएगा कि मुझे कुछ दिखाना है ऐसा कुछ लाइफ में, तो मैं वो भी दिखाऊंगा, बट विद द डिस्क्लेमर कि मुझे बताया कुछ और गया था, वहाँ हुआ कुछ और। तो या सो फॉर मी एवरी न्यू डे न्यू शो इज़ एन एक्साइटमेंट। मैं शादियों में भी अभी ये स्कोप रखता हूँ कि मैं आप खुद को एक्साइटमेंट फील कराने के लिए कुछ नया नया प्लान करूँ, वो मेरे खुद के लिए। शादियों की ऑडियंस आजकल बहुत मैं कहूँगा बहुत लेम हो चुकी है। इंस्टाग्राम पे उसको जो दिख रहा है उसको वही चाहिए, भले ही वो आपको अच्छा आपकी फैमिली के लिए दे रहा है कि नहीं। वो 30 सेकंड दिखते हैं आपको, लेकिन आपको नहीं पता कि 3 घंटे वहाँ क्या चल रहा है। एक एंकर, एक आर्टिस्ट आपको दिखा वही रहा है जो वो चाहता है दिखाना। तो कुछ चीज़ें ट्रेंड बेमतलब के चल रहे हैं। आई थिंक वी हैव एक्सपीरियंस्ड दैट रिसेंटली। कुछ ट्रेंड बेमतलब के चल रहे हैं पर वो करने पड़ रहे हैं
क्योंकि इंसान आपका क्लाइंट वो चाह रहा है। शादियों में अक्सर ऐसा हो रहा है, आई एम डूइंग इट, मैं क्लाइंट को एजुकेट करता हूँ उस चीज़ के लिए। मैं बोल देता हूँ कि फॉर अ डिस्क्लेमर भाई, मैं तभी करूँगा जब आप ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लोगे इस चीज़ की। पैसा किसको नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए, मैं क्यों ना कर लूँ भाई। राइट। मैं एक शो से 5 इवेंट कर लूँ, एक वेडिंग से लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बन गए मेरे, मुझे क्या टेंशन है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वो चीट नहीं करूँगा भाई। आज जब मैं नाम बनाऊँ तो फॉर अ रीज़न बनाऊँ। लोग भरोसा कर रहे हैं आँख बंद करके, आप एक भरोसे से मुझको शो दे के भूल जाते हो। तुम हमें पता है कि ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। दैट इज़ फॉर अ रीज़न, क्योंकि हमने वो कमाया है आपस में साथ बैठ के। तो ये शिकायतें भी हैं, मतलब वेडिंग्स कुछ भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें शुड बी सॉर्टेड कि यार ये होनी चाहिए कि नहीं, पर ठीक है, इट्स अ दौर, हमें दौर के साथ चलने के लिए करना पड़ रहा है। और ठीक है, हम उसमें भी खुद को फिट करके मेहनत करके ला रहे हैं आगे, वो चीज़ें कर रहे हैं, करते रहेंगे। बट हाँ, जहाँ एक्सट्रीम हो जाएगा फिर नहीं भी करूँगा, ये भी तय है। जैसे ये स्मार्टफोन्स स्मार्टफोन्स आए हुए अब तो काफ़ी समय हो गया, बट स्मार्टफोन्स ने लोगों को जो एक्सेस दिया है इवेंट की दुनिया का, गूगल से, पिंटरेस्ट से, इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से, जहाँ लोग, मैं अगर हमारे स्टेक की बात करूँ तो सेटअप के ऑप्शन निकाल के आते हैं, फ़ोटो बूथ के ऑप्शन निकाल के आते हैं, इनफैक्ट कुछ इनोवेटिव एक्टिविटी स्पेशल इफेक्ट्स के ऑप्शन निकाल के आते हैं कि हमें हमारे इवेंट में ये चीज़ करानी है। I'm 100% sure you would be getting the same thing in terms of anchoring कि Right. स्टेज पे आप इस तरह से एंट्रेंस लो या इस तरह से एक्ट करो या हमें इस तरह से इनवाइट करो। करेक्ट। हाउ डू यू थिंक कि ये फिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है? दूसरा, ये तो एक कॉपी पेस्ट एक्टिविटी है जो कि जिसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन नहीं है। नहीं है। इन सिचुएशन को लेके कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ शेयर विद अस, प्लस इसको हैंडल कैसे करते हो? Right. इसमें आप अपना क्रिएटिव एलिमेंट या इनोवेशन कॉज एज एन इंडिविजुअल हम भी कॉपी नहीं करना चाहते, हम True. एज एक्सेल्सिया हम एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना चाहते, हम उसमें एक हमारा टच ऐड करना चाहते हैं। राइट। I'm certain you will have the same thought process on this. इंस्टाग्राम फ़ायदेमंद भी रहा है या कहें तो आर्टिस्ट को बूस्ट देने में रहा है, मगर वहीं कंटेंट के टर्म्स पे चीज़ें तुरंत कॉपी हो जा रही हैं, तुरंत फॉलो करके वही वही करवा दिया जा रहा है। इसको मैं शिकायत बोलूँ या नहीं बोलूँ, आई डोंट नो, बट क्लाइंट फिर क्या करता है, अपना एक प्रॉस्पेक्ट बांध लेता है, वो नई चीज़ों के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं होता है। उसको जो मज़ा आ गया तो वो वही चाहिए। फिर कहने को वो टर्म्स एंड कंडीशन, वो चीज़ें, वो सिनेरियो, वो फैमिली, वो ऑरा जहाँ पर आपकी चीज़ें जहाँ जहाँ वो रील बनी गई है या वहाँ के लोगों के द्वारा एक्सेप्ट करी गई है, वो डिफरेंट है। आप जहाँ यहाँ बैठे हो, यहाँ के आपके खुद के टर्म्स, बजट, ओपन टू क्रिएटिविटी और उतनी अवेलेबिलिटी होना, आपके फैमिली के लोगों का सपोर्ट करना, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ की बहुत डिफरेंसेस होते हैं वहाँ और यहाँ में। तो ये चीज़ मैंने अक्सर फेस करी है और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये अच्छी बात है, ये कहीं भी अच्छी बात नहीं है, बिकॉज आप अल्टीमेटली इनसाइट्स में नहीं जाते हो। आपको जो बाहरी दिखावा दिख रही है, आप उस पर फिदा हो जाते हो और आप वो करवाना चाहते हो। सो अल्टीमेटली इंसान को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप सब कुछ मत कॉपी करो, आप क्वेश्चन करो चीज़ें कि इसमें बुराइयाँ क्या हैं, आप बताओ कि क्या ये फिजिबल होगा। सीधे बोल देना कि नहीं अब हमें ये चाहिए, फिर आप हमें ये चाहिए कि फिर साथ में आप ये भी अग्री रहो कि फिर वो बजट, वो चीज़ें, वो एक्सेप्टेंस की सब कुछ, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, स्टेज पे सिनेरियो क्या है उस समय, ये सब मैटर के लिए भी फिर आप रेडी रहो कि आप इसके लिए ओके हो कि हाँ नहीं ठीक है, हमें चलेगा कि ऐसा हो जाए, हाँ हम ये इसके लिए ओके हैं, ये लो आप करो, आप तो बस तब इंसान उस पर खुद को इनपुट कर देगा। नहीं तो फाइंड वेज टू डू इट, जहाँ आप भी एक्सेप्ट करोगे इस चीज़ को कि हाँ यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, हाँ मेरे फैमिली में ये वाला व्यक्ति भी इसमें सपोर्ट करने आ जाएगा, या टाइमली हमारे साथ खड़ा रहेगा इस चीज़ के लिए, या टाइमली एग्जीक्यूशन का हिस्सा बन जाएगा। वो जब नहीं है तो फिर हम कैसे ऑर्गेनाइज करें? हम प्लानिंग बहुत सारी करते हैं शोज़ में, बट वो प्लानिंग और वो एग्जीक्यूशन सेम कभी नहीं होते। बहुत रेयर शो ऐसा होता है जहाँ की गई एक एक स्क्रिप्ट, एक एक वर्ड, एक एक फ्लो वैसे ही बैठे, तो इट डजंट गो सेम। अनुज एक पर्सनल सवाल पूछूं? यस। फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है जो चीज़ आप कर रहे हो, जो अपना एरिया ऑफ वर्क है उसमें, एंड हाउ सपोर्टिव योर फैमिली, योर पेरेंट्स आर? राइट। तो बहुत ज़रूरी है, मतलब दुनिया में और कुछ होने से पहले ये ज़रूरी है
क्योंकि आपका सबसे बड़ा हथियार, आपकी ताकत आपकी फैमिली होती है। मतलब मैं शुरू करूं तो मेरी जर्नी का एक खुद में एग्जाम्पल है। जब शुरू किया था तब सपोर्टिव नहीं थे, बिकॉज आज से 10 साल पहले ये फील्ड उतनी बड़ी नहीं थी। लोगों को लगता था कि ये कुछ छोटी मोटी चीज़ है यार, कितना कमा लेंगे, क्या कर लेंगे इसमें, कुछ महीने में कुछ शोज़ दिन में हो रहे हैं, एक कुछ दिनों में हो रहे हैं, बाकी टाइम आप क्या कर रहे हो। तो उस समय मेरी फैमिली की भी सोच यही कन्वेंशनल थी। पिताजी इंजीनियर थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा बनेगा इंजीनियर, और इस सेफ सोच के साथ, क्योंकि हर पापा चाहेंगे कि उसका बेटा सेफ रहे लाइफ में, अच्छा करे लाइफ में, तो उनको यही दिखते थे, डॉक्टर इंजीनियर, सेट ऑफ प्रोफेशन। तो उन्होंने उस समय एक्सेप्ट नहीं करा मुझे। मैंने अपने तरीकों से अपना हसल देखा है, स्ट्रगल नहीं कहूँगा, हसल देखा है। स्ट्रगल वो होता है कि रिसोर्सेज नहीं है, आप गरीब हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तब आप मेहनत कर रहे हो। थे रिसोर्सेज, हसल मतलब कि फैमिली को कन्विंस करते हुए उनसे छुप के भी काम करना, इंटर्नशिप करना, इवेंट्स करना। बट जब टाइम बीतता गया, उसका एक तरीका होता है कि हाउ यू मेक देम कन्विंस्ड। मैंने वो तरीका अपनाया था ऑनेस्टली। उनको प्लेटफॉर्म्स दिखाए। क्यों मैं रेडियो में गया, उसका अपना रीज़न था कि नौकरी दिखा पाऊँ, तब वो मुझे इसके लिए एक्सेप्ट करेंगे। नौकरी दिखेगी तो सब चीज़ें बाकी ओके रहेंगी उनके लिए। तो ये नौकरी जब मैंने दिखाई, ये फील्ड में चढ़ा मैं आगे, वो देखने लगे कि ग्रेजुअली इसके पास चीज़ें हैं और ये करता जा रहा है, इसकी फाइनेंशियल टर्म्स जो आ रही हैं, जो पैसा आ रहा है वो अच्छा खासा ग्रोथ पर है, तब वो फुल सपोर्ट में आ गए। आज मैं जितना हसल या मैं जितना पागलपन से काम करता हूँ, दिन में 5 शो कर रहा हूँ, 6 शो कर रहा हूँ, वो उनके सपोर्ट के बिना अधूरा है। वो मुझे दिमाग पे टेंशन नहीं देते हैं, तू कर, हम तेरे साथ हैं। घर की जिम्मेदारियों में जहाँ ज़रूरी है वहाँ मुझे रखते हैं, जहाँ नहीं है तो उसके लिए प्रेशर नहीं देंगे। तो वो ज़रूरी होता है। आज मुझसे ज़्यादा वो खुश हैं, मेरे से ज़्यादा वो मेरी बातें लोगों में करते हैं। उन्हें नहीं पता कि मेरी ऑफिस की प्रोफाइल में क्या क्या काम होता है, उन्हें नहीं पता कि मैं कितने वैरायटी ऑफ इवेंट्स होस्ट कर रहा हूँ, मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। बट उनको ये दिखता ही कि मैं पॉलिटिकल फिगर्स के बीच हूँ, मैं स्टार्स के बीच हूँ। जनता जब उनसे मिलती है तो ये कहती है कि अनुज के पापा या अनुज की मम्मी है। वो उनको मेरे काम की तारीफ़ करते हैं। लोग जब जाके बोलते हैं कि आपका बेटा तो बहुत सही है, इतना स्टार है, इसने हमारा ये चीज़ बनाई थी यादगार, हम आज भी याद करते हैं हमारी फैमिली में। तो ये उनको खुश करता है और आज वो 110% मेरे सपोर्ट में रहते हैं। इनफैक्ट अब वो ये कहते हैं कि इतना मत कर, अब रुक जा, थोड़ा आराम से कर। बट अभी खुद की शौक इतना बढ़ चुका है कि आप रुकना पॉसिबल नहीं है। आप धीरे 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 करके इस चीज़ को टाइम टेबल में लाओगे या सेट करोगे। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। मतलब 110% फैमिली के सपोर्ट के बिना ये काम नहीं किया जा सकता। आप एक पल के लिए उनके विरुद्ध जा कर के, उनसे अलग जा कर के चीज़ें कर लोगे बहुत, बट आप लॉन्गर रन में सर्वाइव नहीं कर पाओगे फिर, बिकॉज आपके पास मेंटल पीस नहीं होगा। राइट। जब मेंटल पीस होगा तो आप बहुत अच्छे से करते हो चीज़ें, राइट। आप अपना आउटपुट अच्छा दे पाते हो। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट कंपल्सरी है होना वो। ठीक है अनुज, ऑन दिस नोट वी वुड कॉल इट ऑफ टुडे। इट वाज वंडरफुल हैविंग यू एंड थैंक यू फॉर ऑल द इनसाइट। आपने एक पर्सपेक्टिव बैक स्टेज का दिया जो कि मुझे लगता है इवेंट ऑडियंस के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यस। कि एक इवेंट होस्ट, एक एंकर जो कि एक्चुअली एक इवेंट को एंकर करता है, उसके पर्सपेक्टिव कहाँ से वो अपना ज़ील, अपना मोटिवेशन किसी इवेंट में आने के लिए लाता है। क्रिएटिव एस्पेक्ट इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट एंड मोटिवेशन एज वी सेड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मनोज। थैंक यू। बस एक लास्ट बात से मैं करूँगा इसे कंक्लूड कि स्टेज इज योर्स। यस, जो व्यक्ति मेरे सामने खड़े हैं, ही हैज़ बीन वन मोटिवेशन, जिन्होंने मुझे क्रिएटिव लिबर्टी को देते हुए वैरायटी ऑफ स्टेजेस पर चढ़ाया है। थैंक यू सो मच निपुण भैया फॉर दैट। यस, मतलब आपने जिस तरीके से इस फील्ड को दिखाया है, एक्चुअली लगता है कि इवेंट फील्ड इज़ अ ब्रांड इन इटसेल्फ। आप एक ब्रांड के साथ खड़े हो, आप एक ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, आपने क्वालिटी वर्क लोगों को करना सिखाया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड। और हमारे शहर में बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, करना, ऑर्गेनाइज होकर के कैसे बड़े शोज़ को आप एक ब्रांड बनता दिखाते हो, वो आपने करा है और आपने लोगों को एक अच्छा एलिगेंट दिया है। सो एज एन ऑडियंस, जो मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा वो यही कि एक इवेंट मैनेजर की मेहनत को समझिए, एक आर्टिस्ट की मेहनत को समझिए। एक क्लाइंट को भी कहना चाहूँगा कि आप भी बैठिए, बात करिए एक आर्टिस्ट से और एक इवेंट मैनेजर से, समझिए कि कितना ज़रूरी है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि आप वो चीज़ शायद एक बार करोगे या मैक्सिमम अपने लाइफ में 10 बार करोगे, हम वो चीज़ रोज़ कर रहे हैं। तो डूज एंड डोंट्स को समझो हमारे साथ बैठ करके, उस बात को लाओ इन पॉइंट। और ऑडियंस भी यही कहूँगा कि कुछ भी रिएक्शन देने से पहले सोचो कि वो भी आप ही के लिए चढ़ा है स्टेज पर, उसका मज़ा, उसका मन भी यही है कि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस दे। तो वो स्पेस रखो अपने दिमाग में। कोई
वियर्ड करेगा तब आप बिल्कुल रिएक्शंस दो उल्टे पुल्टे, बट जब कोई अच्छा करने जा रहा है तो उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है। सो वो केवल एक स्टार सेलेब को ही नहीं, हर एक लोकल आर्टिस्ट को आपको सपोर्ट करना चाहिए, मेड बी एन एंकर, मेड बी एन सिंगर, अ फोटोग्राफर, और फॉर दैट मैटर एनी सिंगल पर्सन, या एक डांसर भी जो पीछे खड़े होकर डांस कर रहा है, सबको उतना रिस्पेक्ट दो आप, बिकॉज दे डिजर्व इट, दे मेक योर एक्सपीरियंस लुक गुड। आर्टिस्ट तो जो गाने सुनाएगा सुनाएगा, बट एक टोटल एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए ये सभी लोग ज़रूरी होते हैं। सो रिस्पेक्ट एवरी सिंगल पर्सन जो कि इवेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। Thank you so much, Anuj. We have worked wonderfully as a team. Yes. And I hope to work with you again and again and again and deliver successful experiential events for our audience. करेक्ट, तो हम बैक स्टेज पास को और बड़ा बनाते जाते हैं, बिल्कुल, बैक स्टेज को और बड़ा बनाते जाते हैं टुगेदर। exactly. सो लेट्स मेक इट परफेक्ट। Thank you so much, Anuj. थैंक यू निपुण भाई।